जहाँ मैं रहता हूँ वो इस्लाम एरिया था पहले। बहुत ही वीक हमारे घर थे, लाइक पन्नी के घर थे। फिर उसी में मज़ा आने लगा खेलते खेलते, और जस्ट लास्ट में जब जब भी हमारा सेशन होता था शाम को इवनिंग में 4 से 5, तो वो ख़त्म होने के बाद हमको एक टाइगर बिस्कुट मिलता था 5 रुपये वाला। रग्बी ब्रेक करने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया था। तो मैं काम करता था दूध डिलीवरी का। उस टाइम मेरे को महीने के 1500 रुपये मिलते थे। मैं इंडिया टीम का कैप्टन बन जाता अगर मेरे पास पासपोर्ट होता तो। ओके। और उस टाइम पासपोर्ट नहीं था, जंगल में लोग घूमते रहते थे, नशे वगैरह करते थे। उस टाइम पर बहुत चलता था, और चोरी सबसे बड़ी चीज़ थी उस टाइम पर। चोरी करते थे। मैं दिल्ली से ही बाहर नहीं गया था कहीं। जब मैं रग्बी के थ्रू जब मैं कतर गया खेलने इंडिया टीम की तरफ से, तो मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि भाई क्या ये देश इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेला, और इतना अच्छा खेला कि मैं पूरे फर्स्ट सीजन का इंडियन ऑफ द प्लेयर था। वहाँ पर एक अच्छा खासा लड़का था, तगड़ा सा, उसको मैंने टैकल मारा था तो वो मेरे शोल्डर पे गिर गया था, तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। नमस्ते सभी को, वेलकम टू आवर शो कॉल्ड गूंज। एक ऐसा शो जहां हम इंडियन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर एक स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और उन स्टोरीज़ के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि एवरी स्पोर्ट मैटर्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच एंड एवरी एथलीट एंड स्पोर्ट इक्वली। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के स्लम से निकल के रग्बी जैसे स्पोर्ट में उन्होंने देश विदेश में अपना नाम बनाया है। ये इंडियन टीम के सदस्य तो हैं ही, साथ ही रग्बी प्रीमियर लीग में ये हैदराबाद हीरोज़ को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए उनसे बात करते हैं। हाय जावेद, कैसे हो आप? हेलो, मैं एकदम अच्छा हूँ सर। ठीक है, तो जावेद स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी, पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपका बचपन कैसा रहा, और आपके घर में कितने कितने लोग हैं, और कैसे पूरी जर्नी हुई टिल द टाइम आप इंडियन नेशनल रग्बी टीम में पहुँचे। मेरा नाम जावेद है और मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ, और मैं दिल्ली वसंत कुंज इलाके में रहता हूँ, B5 और जो मेरी फैमिली है उसमें हम 4 भाई, 2 बहन और मम्मी पापा हैं। और जो कि मेरी रग्बी जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2017 से स्टार्ट हुई है। उस टाइम मैं मे बी 6 क्लास में था शायद। और क्या कहते हैं, तभी मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वो इस्लाम एरिया था पहले। बहुत ही वीक हमारे घर थे, लाइक पन्नी के घर थे, और वहाँ पर किसी चीज़ की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई फैसिलिटी थी, ना ही ग्राउंड था, ना ही क्या कहते हैं ट्यूशन थे, ना ही हमारे घर की गली अच्छी थी। मतलब हमको हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता था हार्डली। तो हमारे इधर एजुकेशन का भी कोई सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पर एक NGO आया जो कि अर्थ फाउंडेशन नाम था जिनका, और दिल्ली हरिकेन्स क्लब जो कि इंडिया का नंबर 1 क्लब है अभी भी कई सालों से। तो वो दोनों मर्ज होकर आए। उन्होंने मतलब हम गरीब बच्चों के लिए ऐसा कुछ सोचा कि क्या कि था कि NGO में बच्चे पढ़ाई करने आएंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ एक फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स भी चालू करा उसके हिसाब से। तो हमने हमारे उधर जंगल था पीछे घर के, तो उसको साफ़ करके वहाँ पर मट्टी गिरवाई, उसको साफ़ सुथरा जगह बनाया गया। वहाँ पर एक NGO खोला जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ सके, छत वाला। तो वहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया पहली बार रग्बी को कि ऐसा ऐसा रग्बी है। तो वहाँ पर जब एक दिन हो गया था चालू हुए वहाँ पर, तो मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त लोग खेल रहे हैं, और मैं जंगल से खेल के निकला था उस टाइम। तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या मतलब अजीब इधर उधर भाग रहे हैं बॉल लेके, अंडे वाला बॉल लेके। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार कॉल भी किया, इशारा किया आजा आजा। तो मैंने बोला भाई मैं तो जानते नहीं हूँ क्या है ये, और कौन है ये सर लोग जो आए हैं सिखाने के लिए। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि भाई मैं नहीं जा रहा, डर गया मैं थोड़ा। तो मैं साइड में होकर जस्ट देख रहा था कि तुम लोग करो जो कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुमको। तो 2-3 बार फोर्स करने के बाद मैंने मना करा। तो जो कोच आए थे अरुण डागर जी सर, तो उन्होंने मेरे खुद ही फोर्स करा कि बेटा आजा खेल, मज़े कर।
देखो मत, आ जाओ कोई बात नहीं। तो जस्ट मैं गया, फिर मैंने वहाँ खेलना स्टार्ट करा। तो फन गेम खिलाया, पासिंग वगैरह खिलाई, जस्ट इंजॉय करा। और फिर उसी में मज़ा आने लगा खेलते खेलते। और जस्ट लास्ट में जब जब भी हमारा सेशन होता था शाम को इवनिंग में 4 से 5, तो वो ख़त्म होने के बाद हमको एक टाइगर बिस्कुट मिलता था 5 रुपये वाला। तो उसमें और इंटरेस्ट आ गया कि यार चलो कुछ तो मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को एक बिस्कुट लेना भी उस टाइम बहुत मुश्किल था। तो बिस्कुट मिल रहा है खेलने के बाद, तो उसका लालच भी आ गया। तो ऐसे कंटिन्यू मैंने रग्बी खेलना शुरू करा। और उस बिस्कुट के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं खेलना शुरू करा। कई सालों तक खेला। तो बीच में फिर क्या कहते हैं, कई टूर्नामेंट भी खेले मैंने दिल्ली हरिकेन्स क्लब के साथ। और कई जगह भी गया खेलने, क्योंकि मैं उस टाइम से पहले कभी भी कहीं पर बाहर नहीं गया। मैंने बाहर जगह नहीं देखी थी कि दिल्ली में भी ऐसी ऐसी जगह है, ऐसे ऐसे स्कूल है बड़े बड़े। तो उसके थ्रू मैं गया, खेला वहाँ पर, जीता, देखा कि और भी लोग होते हैं कैसे, ऐसा मेडल मिलता है, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा घास वाला ग्राउंड होता है। तो ऐसे ऐसे करके जाना, बाहर भी कुछ है इस जुग्गी से निकल के। तो फिर मैं कंटिन्यू रग्बी खेल रहा था। तो क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन आया उसमें मैंने ब्रेक कर दिया था। अच्छा। क्योंकि हमारे पास इतनी कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं और पूरा भारत देश बंद था हमारा। तो क्या था कि उस टाइम मैंने रग्बी ब्रेक करने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया था। तो मैं काम करता था दूध डिलीवरी का। उस टाइम मेरे को महीने के 1500 रुपये मिलते थे। तो मैंने उसमें पूरे लॉकडाउन काम करा। और जब लॉकडाउन खुल गया था थोड़ा बहुत, तो उसमें भी मैं क्या कहते हैं काम ही कर रहा था। और क्या कहते हैं, रग्बी उस टाइम थोड़ी बहुत चालू हुई थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे जाता था और सुबह 9:30-10 बजे करीब घर आता था। तो इसलिए मैं खेल नहीं पाता था। तो अरुण सर ने मेरे को फोर्स किया कि बेटा देख, क्या कहते हैं, काम तो ज़िंदगी भर करना है तेरे को, अभी खेलने की उम्र है, अभी अच्छा शरीर है, तो खेलने में ध्यान दे, है ना। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं लगी, फील हुआ कि ये बात सच है और सही है मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी भर तो काम ही करना है, खेलने वाली उम्र है तो खेल लेता हूँ। तो मैंने उसके 1-2 दिन बाद ही काम छोड़ा और फिर मैंने वहाँ से फिर से कंटिन्यू रग्बी खेलना शुरू करा। अपना फिटनेस लेवल बढ़ाया, अपने शरीर पे काम करा। वहाँ से लेके फिर मैंने पहले नेशनल खेला उड़ीसा में, फिर दूसरा नेशनल खेला पटना में। फिर वो दोनों नेशनल खेलने के बाद मेरा नाम सेलेक्ट हुआ इंडिया कैंप में, जो कि मैं 2022 में इंडिया कैंप गया था उड़ीसा। तो वहाँ पर मतलब मेरे को पता नहीं था कि इंडिया खेलने जाते तो पासपोर्ट वगैरह लगता है कुछ ऐसा। तो उस टाइम मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, और मैं इंडिया टीम का कैप्टन बन जाता अगर मेरे पास पासपोर्ट होता तो। ओके। और उस टाइम पासपोर्ट नहीं था, तो उस टाइम वो टीम मेरे को मतलब सेलेक्ट, फिर तो जब पासपोर्ट नहीं तो आप कैसे फॉरेन कंट्री में जा सकते हो। और उस टाइम वो टीम जा रही थी उज़्बेकिस्तान खेलने के लिए। ओके। तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो मैं उस टाइम नहीं खेल पाया। और वो मेरी एज का अंडर 20 लास्ट था वो, उसके बाद मैं सीनियर हो गया था। तो जब मेरा वो छूटा कैंप, तो उसके 10 दिन बाद ही एक और कैंप था सीनियर का, जो कि 15 का था। और वो इंडिया होस्ट था कोलकाता में। उसमें मैंने वो कैंप करा मैंने पूरा। उसमें भी लास्ट में एट दी एंड कोच ने मेरे को ऐसे बोला कि अभी आप छोटे हो और आपकी फिज़िकलिटी भी इतना नहीं है, शरीर वगैरह, तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करो और आपका होगा कुछ ना कुछ। फिर एक और अगली साल फिर मैंने दोबारा ट्राई करा, इंडिया कैंप में नाम आया। तो वो ही 15 का था, जो कि टीम जा रही थी कतर खेलने के लिए। मैं उस कैंप को मैंने फिर से अटैम्प्ट किया उड़ीसा में। और वो पूरा 1 महीने कैंप करने के बाद उसमें भी लास्ट में मेरे को फिर लास्ट में ये एक्सक्यूज़ दिया कि आपके पास अभी क्या कहते हैं कि वही एक्सपीरियंस नहीं है, आप छोटे हो भी, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, नॉलेज वगैरह। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कब तक ऐसे मेरे को करना, घर भेजेंगे। तो ये लेके मैंने भी थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू करा। कोच लोग ने भी मेरे पे, कुलदीप सर जो है हमारे
दिल्ली हरिकेन्स के हेड कोच, उन्होंने मेहनत करी, अरुण सर ने मेहनत करी, और भी हमारे सीनियर प्लेयर है वो भी मेरे साथ इंडिया कैंप में थे। तो उनको ही पता चला कि कोच ने ऐसे ऐसे बोला है इसके बारे में, तो वो चीज़ मैंने सुधारी और मैंने हार नहीं मानी और मैंने हार्ड वर्क करा, उसके साथ अपना सब कुछ मेंटेन करा। और फिर जाके मैंने 2023 में एक और कैंप अटेम्प्ट करा जो कि सेवन्स का था, एशिया सेवन्स ट्रॉफी का सीनियर। और वो टीम जा रही थी कतर खेलने के लिए, तो उसमें मेरा फर्स्ट टाइम मैं इंडिया खेला 2023 में। और उसके बाद उसके आफ्टर 10 दिन बाद हम ओलंपिक क्वालिफाई खेलने गए जो कि जापान में था, वो भी खेला। फिर उसके बाद लगातार मैं 3-4 बार इंडिया खेल चुका। उसके बाद मैं एक और 15 से खेला श्रीलंका में, फिर सेवन्स खेला नेपाल में, और फिर मैंने अपने क्लब की तरफ से मलेशिया खेलने गया था, बोर्नियो सेवन्स, वहाँ पर भी खेला मैंने सेवन्स का। तो ऐसे करके मेरी रग्बी जर्नी जो है अभी तक, छोटे से लेकर बड़े तक मैं इंडिया से खेला हूँ। और हाल ही में RPL जो कि GMR ने होस्ट करा था, उसमें भी मेरे को हैदराबाद ने खरीदा, तो उसके तरफ से भी मैं खेला। और हर एक इंडियन प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है GMR रग्बी प्रीमियर लीग खेलना, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे हज़ारों प्लेयर्स हैं जिसमें कि उसमें से 30 प्लेयर सिर्फ सेलेक्ट हुए होते हैं और और उन्होंने अपने अपने स्टेट को, अपने क्लब को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, अपने कोच को वहाँ पर रिप्रेजेंट करा, दिखाया कि हम इंडिया प्लेयर कुछ हैं और हमें भी रग्बी खेलना आता है। तो ऐसा था। ठीक है, तो अभी जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपकी जगह से जहाँ आप रहते थे वहाँ से बहुत सारे लोगों ने खेलना स्टार्ट किया रग्बी, बट आप ही उन सब लोगों में से आगे बढ़ पाए। तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया बाकी लोगों से जो आपको उस लेवल तक पहुंचा गया? मतलब जब मैंने रग्बी खेलना शुरू करा था तो मेरे जुग्गी, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ बस्ती से, करीब हमने 100 या 110 लोगों ने खेलना शुरू करा था। जो कि उसमें से हम में से मतलब मैं और एक लड़का और है, हम दो मतलब अभी तक इंडिया खेले वहाँ से टोटली। और बाकी जितने भी बच्चे थे उन्होंने किसी न किसी रीजन से छोड़ दिया। कोई अभी नशे करता है, कोई काम करता है, कोई डिलीवरी मारता है, कोई अपने गांव चले गया, कोई अपने फैमिली इशू, तो ऐसे ऐसे फेस करके सब लोगों ने गिव अप कर दिया। और मैं था, मेरे को मतलब इंटरेस्ट था इस चीज़ में। बेसिकली मेरे को पता नहीं था कि मेरे को इसमें कुछ मिलेगा या मेरा कुछ हो जाएगा आगे जाके, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को ये भी नहीं पता था कि एक रग्बी स्पोर्ट्स है करके, ऐसे भी नहीं पता था। बस जस्ट इन्जॉयमेंट एंड लालच, उसके चक्कर में मैंने इसको कंटिन्यू करा और वहाँ से अपनी नॉलेज को बढ़ाया, खेलना शुरू करा। फिर जाके जब मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, पता चला कि नेशनल होता है इसमें, इंटरनेशनल खेलते हैं, इंडिया खेलते हैं, तो मैंने अपने ऊपर और मेहनत करा। क्योंकि जब मेरे को पता चल गया कि हाँ इसमें एक चीज़ है जो मैं हासिल कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के भरोसे फिर मैं चलने लगा एक लाइन पे। ठीक है, तो आपने ये बताया कि आपके लिए मोटिवेशन बेसिकली वो लालच जो भी मैच के बाद वो देते थे तो वो था। तो किस किस टाइप के मतलब चीज़ें मिलती थी अगर एक मैच ख़त्म होता था उसके बाद? जैसे कि जब हमारा एक ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होता था तो हमको एक कभी टाइगर बिस्कुट मिलता था या फिर एक बनाना मिलता था। ठीक है। तो या फिर कभी कुछ स्पेशल हो गया डे तो कभी टी-शर्ट एक मिलती थी, ओके। कभी एक पेयर शूज़ मिल गए। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ मतलब नया चीज़ मिलते रहता था, तो वो लालच भी अलग था। उस चक्कर में भाई मिल रहा है कुछ, क्योंकि हम खरीद नहीं पाते थे उस टाइम पे, हमारे लिए वो मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस चक्कर में तो वो सारी चीज़ें जो आपको खेलने के लिए चीज़ें की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराते थे? हाँ, प्रोवाइड करवाते थे। जर्सीज हो गए, शूज़ हो गए। जो अर्थ फाउंडेशन के नीलम मैम है, उन्होंने हमको देखा कि हम कैसे थे, उनको पता था कि इन बच्चों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब भी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम अपने कोच को, अरुण सर को बोलते थे, अरुण सर नीलम मैम को बोलते थे, तो वो बच्चे मतलब सर बोलते थे बच्चों को ऐसे ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, मैम इनके लिए करना है। तो हमको डाइट की ज़रूरत थी, हमको मैम ने डाइट दिया। हमको शूज़ की ज़रूरत थी, मैम ने हमको शूज़ दिए। हमको टी शर्ट की ज़रूरत थी, मैम ने हमको टी शर्ट दी। हमको लॉकडाउन में हमारी फैमिली इतनी हम वीक हो गए थे, पैसे हमारे पास थे नहीं इतने राशन के लिए,
तो अर्थ फाउंडेशन ने, जो हमारा दिल्ली एरियंस क्लब है, अरुण सर, उन्होंने इतना हमें राशन प्रोवाइड करा। हमें एक बारी में 2-2 बोरा राशन देते थे 1 महीने के लिए, कि आप इसको लो और अपना जो भी है जीवन निकालो लॉकडाउन में। तो हम वैसे से करके हमने सर्वाइव करा लॉकडाउन में। तो उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी है, तब जाके हमने उस सर्वाइव कर पाए इस पूरे लॉकडाउन में। तो अब आप ये बताइए कि जब आपने रग्बी स्टार्ट किया होगा तो ये बहुत मतलब नया स्पोर्ट है, लोग इतना नहीं समझते, तो आपके घर वाले इसको कैसे लेते थे? क्योंकि उस टाइम पे सपोर्ट करना एक ऐसे स्पोर्ट के लिए जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसमें उनका क्या रिएक्शन था? मतलब उनको भी बेसिकली पता नहीं था, क्योंकि वो गांव देहात के हैं, तो पता नहीं होता कि स्पोर्ट्स एक है क्या। और बेसिकली अभी भी इंडिया में काफ़ी लोगों को नहीं पता, और उस टाइम पे तो हमारे मम्मी पापा को क्या ही पता था। बस इतना पता था कि बच्चा जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर कूद रहा है, खेल रहा है, अपना खेलने का उम्र है, खेलने दो। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने खेलने में इंटरेस्ट दिखाया कि जाओ खेलो। और जब हम कुछ नया लेकर आते थे घर पे, टी शर्ट या कुछ भी शूज़, तो बोलते थे हाँ चलो कुछ तो मिल रहा है, कहीं खेल रहा है। तो ये भी था, मम्मी पापा खुश थे एक तरीके से। आलतू फालतू काम करने से तो बढ़िया था कि 1-2 घंटा खेल रहा है अपना, तो वही था। तो जब हमने कुछ अचीव करा उसमें, कहीं से जीत के आते थे, हम पूरी बस्ती में चिल्लाते थे वो लेके। जब ट्रॉफी वगैरह मिलता था तो घूमते थे, तो देखते थे हाँ बच्चे रग्बी में जीत के आए हैं, अच्छा ये भी है कुछ। तो अलग ही खुशी था हमारे इधर वालों का। और हमारे इधर जो है, हर एक बंदा जानता है रग्बी को कि ये रग्बी ऐसा होता है। तो ऐसे। ठीक है। तो अब आपने ये भी बताया कि वो खुश थे कि आप कोई आलतू फालतू काम नहीं कर रहे थे, तो वो किस टाइप के काम थे जो आपके बाकी बस्ती के बच्चे करते थे और आप उनसे मतलब वो उस चीज़ों को आप अवॉइड करते थे? मतलब उस टाइम पे क्या था कि हमारे इधर जंगल था बेसिकली, तो जंगल में लोग घूमते रहते थे, नशे वगैरह करते थे, उस टाइम पर बहुत चलता था। और चोरी सबसे बड़ी चीज़ थी उस टाइम पर, चोरी करते थे, किसी के कुछ सामान लेकर जाके बेच दिया, क्योंकि उस टाइम पे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पैसे हर एक इंसान को चाहिए, तो कुछ ना कुछ किसी का ले जाके, किसी का चोरी करके बेच दिया, किसी का खिड़की, किसी का सरिया, कुछ भी, मतलब जो बिक सके, पैसा मिल सके, वो बेच के बीड़ी सिगरेट दारू ये सब उसमें इन्वेस्ट करते थे पहले के टाइम पे। और मैं ये सब चीज़ों से दूर रहता था उस टाइम, क्योंकि मेरे को पता था कि ये सब चीज़ गलत है, बस तो इसलिए। ठीक है। अब आप कोविड के टाइम की थोड़ी और डिटेल में बात कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हार्ड टाइम था, राइट? तो जैसे आपने वो आप बता रहे हैं कि दूध वाला काम आपने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद आपको समझाया गया तो फिर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, राइट? तो उस पीरियड में आप रग्बी, क्या आपके दिमाग में कभी आया था कि रग्बी को छोड़ देते हैं, यही सारी चीज़ें करते हैं, या फिर रग्बी के लिए हमेशा वो था कि नहीं वापस मुझे वहीं जाना है? मतलब स्ट्रगल तो बहुत किया मैंने, क्योंकि और रग्बी को मैंने कभी भी दिमाग से निकाला नहीं। क्योंकि क्या था कि हर कुछ महीने बाद अरुण सर आते थे हमको राशन देने के लिए और हेल्प करने, तो माइंड में था कि हमारे साथ रग्बी की तरफ से हमें कुछ मिल रहा है, तो इस चीज़ को हम कभी छोड़ नहीं सकते। और ये था कि जब चालू होगा तो खेलेंगे दोबारा से, वैसे ही सब नॉर्मल हो जाएगा। और जब धीरे धीरे थोड़ा सा बहुत लॉकडाउन खुला भी था, तो हमारे इधर कोच नहीं सिखाने आते थे, क्योंकि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते थे, कहीं किसी के दूर नहीं जा सकते, तो जो कोच लोग हैं वो दूर दूर से आते थे। तो सर ने हमको एक दिन कॉल करके बोला कि बेटा क्या कहते हैं, तुम लोग अपने बस्ती में तो खुद वहाँ रहते हो पास में, तो तुम खुद ही अपना खेल सकते हो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। हमने बोला हाँ सर, और साथ में तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाओ। तो फिर जब थोड़ा बहुत खुला था लॉकडाउन, तो हम सिखाते भी थे छोटे बच्चों को और ख़ुद भी खेलते थे। तो ऐसे करके हमने लॉकडाउन में रग्बी को छोड़ा नहीं, खेलते रहे थोड़ा बहुत कंटिन्यू। तो इसलिए फिर जब चालू हुआ तो उसको कंटिन्यू करा वहाँ से। ठीक है, बढ़िया। अब आप हमें एक चीज़ ये बताइए कि आपको किस पॉइंट इन टाइम पे लाइफ में लगा कि आपने रग्बी के थ्रू कुछ अच्छा अचीव कर लिया है? मतलब अब जितना भी मेहनत आपने पास्ट में किया था, वो सारे मेहनत को मिला करके एक पॉइंट आया होगा जहाँ आपको लगा हो कि हाँ अब मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो वो कौन सा पॉइंट था आपकी लाइफ का? जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया खेला था, तो वो टीम हम गए थे कतर खेलने के लिए। और मैं अपनी लाइफ में क्या कहते हैं कि मैं दिल्ली से ही बाहर नहीं गया था कहीं। तो जब मैं रग्बी के थ्रू जब मैं कतर गया खेलने इंडिया टीम की तरफ से,
तो मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि भाई क्या ये देश, बाहर देश भी होती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में रुक रहे हैं, खा रहे बढ़िया, खेल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड, इतने बड़े बड़े फॉरेनर प्लेयर। पहली बार मैंने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी देखा था वहाँ पर। तो वो जब मैंने देखा ना कि ऐसा ऐसा बाहर की दुनिया है, मैं खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ मतलब रग्बी से मेरे को कुछ मिला है और मैं बाहर की दुनिया देख पाया। और जब घर में ही पता चला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो खुश थे, क्योंकि हमारे पूरे परिवार से आज तक कोई इंडिया से बाहर क्या कहीं नहीं जा पाया। तो मैं पहला बंदा हूँ जो कुछ मैंने अचीव करा है इससे। ठीक है, अब आप हमें थोड़ा रग्बी प्रीमियर लीग में आपकी जर्नी थी उसके बारे में बताइए कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके नेशनल कैंप के एक्सपीरियंस से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके नेशनल कैंप में सिर्फ इंडियन प्लेयर्स हैं और कोचेज़ वगैरह बस फॉरेन के आते होंगे। बट रग्बी प्रीमियर लीग में आपकी टीम में ही आपके कैप्टन मैनुअल मोनेरो और आपके कोच डीजे फोर्ब्स, ये सब बाकी फॉरेनर्स भी थे, तो उनसे इंटरेक्शन आपका कैसा रहा और पूरा एक्सपीरियंस कैसा था आपका रग्बी प्रीमियर लीग का? बेसिकली तो जब हमको क्या कहते हैं, 1 साल पहले ही पता चला था कि रग्बी प्रीमियर लीग होने वाला है, और फिर जब पिछले साल होने वाला था तो कुछ टेक्निकल इशू था इन लोग का, फॉरेनर प्लेयर्स का, कि मेडिकल इंश्योरेंस ऐसे करके उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस ईयर पोस्टपोन कर दिया गया और उसको इस 2025 में करा गया। तो जब हमें पता चला कि इस साल होने वाला है जून में, तो हम एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार देखने वाले थे कुछ हो रहा है इंडिया में, और ओलंपिक मेडलिस्ट और ओलंपिक प्लेयर्स काफ़ी सारे आने वाले हैं खेलने के लिए। और फिर ऑक्शन तो हुआ नहीं था, हमको पता भी नहीं था कि ऑप्शन होगा। फिर जब पता चला कि ऑप्शन है कल, तो हम एक्साइटेड थे कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 70-80 प्लेयर्स थे इंडिया के जिनको ऑक्शन में लिया गया था, और उसमें से सिर्फ 30 सेलेक्ट होने थे। अच्छा, ठीक है। तो पहले तो यही था कि नंबर आ जाए 30 में, वही बहुत है। तो जब ऑक्शन हुआ उसमें देखा कि हाँ भाई आज ऑक्शन है, हम फिर शाम तक इंतज़ार करते रहे कि हमारा नंबर आया कि नहीं हुआ, हमें किसी ने ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा। तो मेरे पे रात को फ़ोन आता है हैदराबाद की टीम की तरफ से कि आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हमारी टीम में हो और आपको हमने ख़रीदा है, तो और हमको आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप अच्छा करोगे और अच्छा करते हो, और हम चाहते कि अपना बेस्ट दो और हम इस ईयर में चैम्पियन रहेंगे, ऐसे करके। मैंने बोला सर आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मैं भी आपको अपना उतना ही दूंगा बेस्ट जितना आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है। और कभी भी मैं खेलता हूँ तो कुछ बचाता नहीं हूँ, सब कुछ अपना जो जितने भी मैंने कुछ सीखा है मैं सब कुछ गिव दे देता हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बोला, उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे कांटेक्ट करना। मैंने बोला सर बहुत है, आपने मुझे ख़रीद लिया, वही मेरे लिए बहुत है, बाकी का काम आगे मेरा है। तो ख़रीदा उन्होंने। फिर जून में हम 2 तारीख को मुंबई पहुँचे, वहाँ पर हमारा 15 तारीख तक कैंप था, और वहाँ पर पहुँचे हम, तो हम कोच से मिले और जितने भी हमारी टीम के प्लेयर्स थे उनसे मिले, इंट्रोड्यूस हुआ, कंबाइंड हुए, एक दूसरे के बारे में जाना। तो एक्साइटेड इस बात से थे कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, ओलंपिक वाले प्लेयर्स आने वाले हैं, तो उनको सामने से देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारे सामने है फर्स्टली। और जिनको हम फ़ोन में देखते थे, हमारा ड्रीम था कि इनके साथ कभी खेलेंगे, क्या इनको मिल लें इनसे, वही बहुत बड़ी बात थी, ये था हमारा। फिर देखा सामने से तो थोड़ा शौक हो गए कि यार ये भी है, वो भी है, अरे ये भी आया है, तो ऐसे ऐसे था। फिर उनके साथ हाथ हाथ मिलाया, मतलब मिले जुले आपस में बैठ के खा रहे हैं, तो अच्छा फील हुआ। फिर जब हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ 15 दिन का, तो उसके बाद हमारा मैच शुरू हुआ 15 तारीख से 30 या 29 जून तक। फिर जो हमारे डीजे फोर्ब्स थे और कैप्टन हमारे मानू मोरेनो, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा उस चीज़ में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेला और इतना अच्छा खेला कि मैं पूरे फर्स्ट सीज़न का इंडियन ऑफ द प्लेयर था। तो मेरे को इस बात से खुशी थी
कि पहली सीज़न और पहला मैं, तो इस चीज़ से मैं बहुत एक्साइटेड और खुश था। और ये बिना मतलब सपोर्ट के नहीं हो पाता, जो कि जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट करा, मेरे कुलदीप सर, अरुण सर, दिल्ली हरिकेन्स क्लब, हैदराबाद हीरोज़ टीम, अर्थ फाउंडेशन, इन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, फिर जाके मैं वहाँ पहुँचा था। और जब मैंने ये सब हासिल किया तो सब खुश थे, मेरे घर वाले, दोस्त, कि हमारे इतने बस्ती से एक लड़का है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है। तो अच्छा लगा इस चीज़ को देख के लोगों को, मुझे भी। तो लगता है कि हाँ अब ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। राइट। ऐसे। ठीक है जावेद, तो अब आप हमें ये एक्सपीरियंस बताइए कि आप रग्बी प्रीमियर लीग में जब खेल रहे थे तो आप अपने हाथ पे एक पट्टी बांध के खेलते हो, उसमें अपने मम्मी पापा का नाम लिखते हो और उस पर एक हार्ट बनाते हो शायद, राइट? तो वो क्यों, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मतलब क्योंकि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हर एक ट्राई के बाद मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हर एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, तो मैं कहीं और से उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, कभी थैंक यू नहीं बोल पाता। तो मेरा एक वही एक वो है जरिया है कि जब भी मैं एक ट्राई मारता हूँ तो उस पर मैं किस करता हूँ, और इस चीज़ से मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि क्या कहते हैं कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को खुशी कहीं ना कहीं से देना चाहता है, तो मैं वहाँ से देता हूँ और उनको थैंक यू बोलता हूँ उस तरीके से। उनका क्या रिएक्शन होता है उस चीज़ पे? उनको तो पता ही नहीं कि ये तू कर क्या रहा है, बट ये मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे से पूछा भी कई लोगों ने, तो मैंने उनको बताया कि इसीलिए ऐसे ऐसे है। तो अच्छा लगता है वो सब करने के बाद। तो आज की डेट में वो रग्बी समझते हैं, या फिर उनका बस ये है कि लड़का अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छे पोजीशन पे पहुंच गया है तो इसको करने दो जो कुछ भी कर रहा है, या फिर उनको रग्बी समझ आती है रग्बी? अब उनको पता चल गया है, क्योंकि जब हमारे होम ग्राउंड पे कई मैच होता है तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं देखने के लिए कि खेल रहा है ऐसे। तो उनको पता है कि कैसे रग्बी को खेलते हैं। और जब मैं खेल रहा था मुंबई में तो वो टीवी में भी देख रहे थे कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, तो उनको भी एक्चुअली पता है कि रग्बी है क्या। तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग है उनको कि है क्या ये। ओके, बढ़िया। ठीक है, तो आपने अपनी जर्नी में अर्थ फाउंडेशन के बारे में बताया, और अर्थ फाउंडेशन अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर वो एक पॉइंट इन टाइम तक था और उसके बाद फिर आप अब चीज़ें आप अपने लेवल पे देखते हो? पर मतलब अभी तक तो जुड़ा ही हुआ था। अभी कुछ महीनों पहले ही शायद उन्होंने जो हमारा क्लब है उनसे शायद वो स्पॉन्सर जो था वो हटा लिया है। वो मेरे को नहीं पता किस रीज़न से हटाया, बट मेरे को ऐसे सुनने में आया, पता चला है कि ऐसा ऐसा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आज अभी तक जो भी मैंने अपने लाइफ में अचीव करा है उनके बदौलत ही किया है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सपोर्ट दिखाया है रग्बी को लाकर। तो उनका बहुत बड़ा मतलब पार्ट है मेरी लाइफ में। राइट। तो अब एक काम करते हैं, अब हम रग्बी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि रग्बी एग्जैक्टली एज अ स्पोर्ट क्या है और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक आदमी हूँ जिसको मुझे रग्बी खेलना है। हाँ, मैं आपको बताऊँ। हाँ, तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करो कि रग्बी एग्जैक्टली खेला कैसे जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रग्बी में 2 फॉर्मेट होते हैं बेसिकली, एक 15s और एक 7s। जो 15s है उसमें टोटली 23 प्लेयर्स होते हैं पूरे स्क्वाड में, और जो रग्बी 7s है उसमें 12 होते हैं पूरे स्क्वाड में। और जो ऑन फील्ड खेलते हैं 15s में वो 15 खेलते हैं, और 7s में जो ऑन फील्ड खेलते हैं उसमें 7 खेलते हैं। तो जो 15s होता है उसका काफ़ी अलग अलग क्या कहते हैं रूल्स हैं, और 7s के काफ़ी अलग रूल्स हैं। और 15s में बहुत डिफ़िकल्ट है थोड़ा समझने में, क्योंकि उसमें फॉर्मेट उसका अलग है, 15 इधर 15 उधर। तो थोड़ा वो कांटेक्ट ज़्यादा होता है उसमें। बेसिकली दोनों कांटेक्ट है, पर 15s में ज़्यादा है और थोड़ा 7s में कम है। तो बेसिकली क्या होता है कि 7s जो है वो थोड़ा इजी है समझने में, क्योंकि 7 प्लेयर खेलते हैं। और जो हमारे इंडिया में फेमस है वो 7s ही है फेमस, और जो पूरे एशिया में वो उस एशिया में भी बेसिकली 7 से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो जो मैं भी ज़्यादातर लाइक 7s को ही करता हूँ। और मैं आपको 7s के बारे में बताता हूँ। जो 7s का रग्बी है
जो रग्बी में हम खेलते तो उसमें हम बैकवर्ड पास करते हैं फर्स्टली, आगे पास नहीं कर सकते। और जब नॉक कॉन होता है, और नॉक कॉन भी ऐसा होता है जब हमारे हाथ में लग के हमारी बॉडी से फ्रंट ऑफ बॉल गिरती है तो उसको नॉक कॉन कहते हैं। और जब नॉक कॉन होता है तो उसमें सेवन्स में 3 अपोजिट टीम के और 3 हमारी टीम के स्क्रम बनाते हैं और उसके बीच में बॉल डालते हैं। और बॉल भी ऐसा होता है कि दोनों टीम के पास 50-50 चांस है, या आप जीत जाओ या हम जीत जाए, ठीक है। उसमें होता है। और जब साइड लाइन में हम जाते हैं, हमें कोई टैकल मारता है और हम साइड लाइन में जाते हैं, या बॉल किक लग के साइड लाइन जाती है तो उसमें लाइन आउट होता है। उसमें भी 3 लोग जंप करते हैं और एक थ्रोवर होता है जो बिल्कुल दोनों के बीच में बॉल थ्रो करता है। तो उसमें भी हम बॉल 50-50 चांस रहता है, या आप जीत जाओ या हम जीत जाए। तो जब भी कोई फाउल होता है या पेनल्टी होती है तो उसमें नॉक-ऑन में स्क्रम बनाते हैं, और जब लाइन आउट में बॉल जाती है आउटसाइड तो उसमें लाइन आउट बनाते हैं। और जब भी हाई टैकल मारते हैं तो उसमें भी पेनल्टी मिलती है, तो उसमें हम टैप से स्टार्ट करते हैं। और जब हम फॉरवर्ड पास कर देते हैं आगे तो उसमें भी स्क्रम बनाना पड़ता है। और जब भी हम ट्राई करते हैं उसके 30 सेकेंड या 40 सेकेंड कुछ होते हैं, उसके अंडर में हमको क्या कहते हैं कन्वर्ट मारने का मौका मिलता है, जो एच होता है उसके अंदर से। अगर हम, और जहाँ पर हम जो ट्राई रखते हैं उसके बिल्कुल पैरेलल मिलती है किक मारने का मौका। अगर हम आफ्टर ट्राई उसके अंदर से ऐसे ड्रॉप किक मार के बॉल निकाल देते हैं तो उसके 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जब ट्राई रखते हैं उसके 5 पॉइंट, और जब गोल मारते हैं उसके 7 पॉइंट, तो टोटल ऐसे 7 पॉइंट मिलते हैं। और 15 में भी सेम रूल है ऐसे ही। इसको यहाँ पे जावेद थोड़ा सा रोकेंगे लोगों को समझने के लिए। पहले तो आप ये बता दीजिए कि ट्राई होता क्या है। अच्छा। उसके बाद फिर जो आप ड्रॉप डाउन की बात कर रहे थे, शायद ड्रॉप डाउन, ड्रॉप किक, ओके। तो ड्रॉप किक में फिर चीज़ें, मतलब एक ट्राई मारने के बाद फिर आपको कितना टाइम मिलता है कि आप एक ड्रॉप किक हिट करो, और टोटल पॉइंट्स जो आपने टोटल 7 पॉइंट्स बताया, तो अगर आपने एक बार हिट कर दिया तो क्या वो रिपीट होगा या फिर उतने पे ही रह जाता है? मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे कि हमने ट्राई करा तो ट्राई करने के बाद हमें 5 पॉइंट हमारे सो जाते हैं स्कोर बोर्ड पे। ट्राई एग्जैक्टली होता क्या है, पहले आप ये समझा दो। ट्राई एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में हम गोल पोस्ट में बॉल मारते हैं तो हमारा गोल काउंट होता है। ऐसे जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केट में डालते हैं तो ऐसे हमारा एक बास्केट काउंट होता है। तो ऐसी रग्बी है, रग्बी में हमारे को एक लाइन होती है, ट्राई लाइन जिसको बोलते हैं, वो 5 मीटर के उसमें होती है। तो जब भी हम उस लाइन के 5 मीटर के गैप में हम उस बॉल को, जो डिफेंस लाइन है उसको ब्रेक करके हम जब बॉल रखते हैं तो उसके हमें 5 पॉइंट मिलते हैं। और वो बॉल को हम ऐसे जाके वहाँ फेंक नहीं सकते या किसी को आगे भी नहीं दे सकते, वहाँ पर जाके हमको रखना होता है बिल्कुल ज़मीन के साथ। तो उसके बाद हमको 5 पॉइंट मिलते हैं। जैसे फुटबॉल में और बास्केटबॉल में बास्केट करने के बाद या गोल मारने के बाद मिलते हैं, तो उसमें हमको बॉल रखने के बाद 5 पॉइंट मिलते हैं, हमारे स्कोर बोर्ड पे सो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास कुछ सेकंड का टाइम होता है ड्रॉप किक मारने का। अगर आप ड्रॉप किक मार देते हो उस एच के अंदर से तो उसके 2 पॉइंट मिलते हैं। अदरवाइज वो ड्रॉप किक नहीं लगी तो आपके 5 पॉइंट सेव है। वो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो वो एच जो बना होता है उसमें एक बीच में हॉरिजॉन्टल बार भी होता है, तो उसके ऊपर मारना होता है या फिर उसके नीचे? उस हॉरिजॉन्टल पोल के ऊपर से मारना, नीचे से काउंट नहीं होगा। वो नीचे का पोर्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो इस चीज़ के लिए होता है ताकि अगर उसको ज़्यादा नीचे कर देंगे तो हम टकरा भी सकते हैं। तो इसलिए वो इस तरीके से होता है ताकि वो किकर को मतलब एक दिखे पॉइंट है और वो मार सके। ओके। और जो ये ट्राई की आप बात कर रहे हैं, उस ट्राई में आपको बॉल लेकर के कूदना ही होता है या फिर आप बॉल लेकर के जस्ट ज़मीन में टच कर दे तो भी आपको ट्राई मिलेगा? कैसे भी करके आप डाइव भी मार के रख सकते हो, आप नॉर्मल भी रख सकते हो, या फिर आप किक मार के जाके उसको पकड़ के फिर वहाँ पर भी रख सकते हो, तो भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। ओ, पैर का भी यूज़ कर सकते हैं? पैर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे, ये आप ज़रा समझाओ। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लेकर के बॉल को भाग रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अब मुझे ये ट्राई करना है, तो इसमें पैर का इस्तेमाल मैं कहाँ से करूँगा? तो पैर का आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप फुटबॉल में किक मारते हो तो वो बॉल तो गोल होती है पर ये बॉल अंडे वाली होती है, तो ये बॉल कहीं भी जा सकती है। तो इसको किक मारने के लिए भी अपने अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि बॉल हमको मारनी कहाँ है और हमको पकड़नी कैसे। तो जब जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो तो इजीली उनको पता ही है। तो जब हम किक हम कैसे मार सकते हैं, अगर हम ऑन गेम है तो हम बॉल को
ज़मीन में नहीं लगने देंगे, उसको Okay. हवा में ही मारना है ताकि, और जब हवा में मार रहे हो तो तुम उसको दोबारा से पिकअप करके उसको कंटिन्यू खेल सकते हो। ओके। और अगर जब आपने किक मारी, आप उस बॉल को उठाने जा रहे हो, आपके हाथ से लग के आगे गिर गई तो वो नॉक ऑन काउंट होगा। और अगर आपने किक करी और आपका क्या कहते हैं किसी अपोजिट टीम ने पकड़ लिया वो किक, तो वो वहाँ से कंटिन्यू प्ले होना है। और हमारे प्लेयर ने पकड़ लिया और तो, हमारे प्लेयर उस किक को तभी क्योंकि पकड़ आप सकता बता है। रहे हो कि इसमें फॉरवर्ड हाँ, वो नहीं होता, नहीं आप होता। पास नहीं कर सकते। हाँ। तो अगर मैंने किक मार के सामने किसी अपने ही प्लेयर को फॉरवर्ड वो कर दिया तो वो काउंट होगा? वो काउंट नहीं होगा। हमारा प्लेयर उस बॉल को तभी पकड़ सकता है जब वो, मैं किकर हूँ जैसे कि मेरे से पीछे होगा मेरा टीम का, तब उसको वो चेस कर सकता है किक को। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अगर इधर किक कर रहा हूँ तो मेरे से उस बंदे को, मेरे टीममेट को मेरे से पीछे होना चाहिए, और मैं जब मारूंगा मेरे किक लगने के बाद फिर वो चेस जाके कर सकता है। ओके, आप फॉरवर्ड मार सकते हो बट वो प्लेयर जो जिसको कलेक्ट करना है वो पीछे से वो आना मेरे चाहिए। पीछे से आ सकता है। अगर मेरे से आगे है वो मेरे किक मारने से पहले, तो वो बॉल को नहीं छू सकता। और अगर वो भी छूता है, ड्रॉप हो जाए उसके बाद पकड़ सकता है या फिर हवा में भी पकड़ सकता है? हवा में, ड्रॉप में ही पकड़ सकता है वो। ड्रॉप में ही, हवा में नहीं ड्रॉप पकड़ में, सकता हवा में भी पकड़ सकता है, ड्रॉप में भी पकड़ सकता है। आप डिपेंड करता है वो किक कौन सी मार रहे हो आप, या हाई मार रहे हो तो वो तो इजीली हवा में ही पकड़ लेंगे। अगर हम जमीन में ड्रॉप किक मार रहे हैं, ग्रबर किक, तो हम उसको ड्रॉप में ही पकड़ सकते हैं, बट पकड़ना ऐसे कि वो बॉल आगे ना गिरे। अगर आगे गिरेगी तो वो नॉक ऑन काउंट होगा ऐसे। और जब भी हम ट्राई मारते हैं तो बेसिकली वही पोल के अंदर से आपको 2 पॉइंट मिलता है। और जब ट्राई मार देते हो तो फिर से सेंटर से रिस्टार्ट होता है, अगेन किक ऑफ होती है, फिर देन अगेन प्ले होता है गेम रिस्टार्ट। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, उसमें एक स्क्रम होता है जो आपने बात करी, जिसमें 3 लोग आपस में ऐसे भिड़ जाते हैं। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो किस किस सिनेरियो में होता है और उसकी टेक्निक्स क्या क्या है? क्योंकि उसमें हेड ऑन कोलिजन होता है, आप कभी भी सड़ मार सकते हो किसी के सामने, या फिर अब ये कंधा जब लगता है तो चांसेस है इंजरी होने के। वो कैसे होता है? तो स्क्रम बेसिकली तभी होता है जब हमसे फॉरवर्ड पास हो जाए या हमसे नॉक ऑन हो जाए, बेसिकली फाउल के केस में। हाँ, फाउल के केस में। ये 2 पॉइंट है जिसमें स्क्रम ज़्यादातर होते हैं। और ये ग्राउंड के किसी भी जगह पे हो सकता है? किसी भी जगह सिर्फ सेंटर पे होने की जरूरत नहीं हाँ, है? सेंटर पे होने की जरूरत नहीं। और सेंटर में किस सिनेरियो में होता है? सेंटर में जब सिनेरियो में होता है जब हम जब किक ऑफ कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि जब भी हम किक ऑफ करते हैं तो हमको एक 10 मीटर की लाइन होती है, उससे पीछे किक मारना होता है किक ऑफ में। अगर हम उस किक ऑफ से वो बॉल हमारे पहले गिर जाती है तो हमारे ऊपर शॉर्ट टाइम पेनल्टी होती है। हम स्क्रम भी ले सकते हैं और क्या कहते हैं टैब स्टार्ट भी ले सकते हैं। तो वो सेंटर में हमारे पास चांस रहता है रहने का। अदरवाइज जब हम फॉरवर्ड दे देते हैं तो तब हम स्क्रम ले सकते हैं, और जब नॉक ऑन होता है तब स्क्रम। अच्छा, उस लाइन से अगर आप आगे नहीं मार पाए, हाँ, तो या तो सामने वाली टीम स्क्रम ले सकती है या फिर वो ये कह सकती है कि अब मैं हिट करूंगा। हाँ, टैब स्टार्ट। हाँ, बट और वो फिर सेंटर से स्टार्ट करती है या फिर वो उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगी? बिल्कुल सेंटर से। बिल्कुल सेंटर। बट वो किक, जो टीम किक मार रही है उस टीम की बॉल नहीं रहेगी, बॉल रहेगी रिसीविंग वाली टीम की, जो रिसीव कर रही है। ठीक है। तो तब जाके हम स्क्रम ले सकते हैं। और स्क्रम में 3 फॉरवर्ड होते हैं अपोजिट टीम के और 3 हमारे, तो टोटल इसमें 6 बंदे इंगेज होते हैं। ये रग्बी सेवन्स में ऐसा होता है? हाँ, रग्बी सेवन्स में। और एक हमारे स्क्रम अप होता है जो कि उस बॉल को बीच सेंटर लाइन में थ्रो करता है, और उसमें भी 50-50 चांस होता है। मैंने पहले बताया कि उस बॉल को हम अपोजिट वाले भी ले सकते हैं और हमारे टीम वाले ले सकते हैं। और जो वो बॉल हमारे दोनों पैर के बीच से निकालेगा, जैसे कि ये तीसरा बंदा है, ये बंदा अपने पैर के बीच से निकालेगा बॉल, तभी हम खेल सकते हैं उसको। अदरवाइज वो जहाँ से कर डाला, अगर वापस किक वो क्या कहते हैं, जब हम बॉल में थ्रो कर रहे हैं अपना लेग, अगर वो बॉल दोबारा डायरेक्ट बाहर हो गई तो उस बॉल को दोबारा से थ्रो करा जाएगा। ओके। अदरवाइज उसको बीच से जाना चाहिए उस थर्ड बंदे के पैर के। ठीक है। ये जैसे एक लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू इसको समझते हैं। फाउल हो गया, मेरी वाली टीम ने फाउल कर दिया, ठीक है। अब एक स्क्रम होगा, हाँ, ठीक है। उस स्क्रम में मेरी टीम से 3 लोग आएंगे, आपकी टीम से 3 लोग आएंगे, ठीक है। अब वो बॉल जो थ्रो कर रहा है वो कौन करेगा? वो जिस टीम की बॉल होगी।
अच्छा जैसे अगर आपने फाउल कर दिया हाँ, तो मैं आपकी टीम वाला स्क्रम के अंदर फेंकूंगा उस बॉल को साइड से, हाँ, क्योंकि वो तो आपस में भिड़े होते हाँ, हैं, हाँ, साइड से मैं फेंकूंगा। 3-3 हम भिड़े होंगे। हाँ जो आपकी टीम का जो स्क्रम ऑफ होगा वो आएगा, उस बॉल को थ्रो करेगा बीच में, ठीक है। और जो हमारे 3 बंदे जो बीच में लगा होगा हमारे टीम का, उसको बॉल को वो थ्रो करेगा अपने पैर से और उसके बीच से निकालेगा, और फिर अच्छा उस टाइम भी वो हाथ यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उनको भी पैर से ही करना है? क्योंकि वो हमारे हाथ, हम जब इंगेज होते हैं ना उसमें स्क्रम में, तो हमारे हाथ भी बाइंड होने चाहिए। अगर बाइंड नहीं होगा हाथ तो उसमें पेनल्टी मिलेगी फिर से। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने थ्रो किया, फिर मेरी टीम वाले उसको पैर से पैर के नीचे से निकालने की कोशिश निकालेंगे, और जब वो निकलेगी तो फिर हम खेल सकते हैं, तो फिर खेल सकते हैं। हाँ। और ये स्क्रम खुलता कैसे? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुल जाता है? हाँ, जैसे हमारे टीम ने बॉल उठाई, हाँ, देन अच्छा वो अपने आप छोड़ देते हैं? ऑटोमेटिकली अपने आप रिलीज हो जाएगा वो। इसमें इंजरी होने के चांसेस नहीं है क्या? इंजरी होने के चांसेस नहीं, मतलब हर एक स्पोर्ट्स में होता है, तो इसमें भी है। सिचुएशन करता है आप कैसे उस पे हो, सिचुएशन में आप ज़्यादा, मतलब क्या होता है कभी कभी सामने वाली टीम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, हमारी टीम में कमज़ोर है, तो वो ज़्यादा पुश करते तो वो आपस में गिर जाते हैं, भिड़ जाते हैं ऊपर नीचे, तो पैर वैर मुड़ जाता है, कभी हाथ मुड़ जाता है, तो उसमें इंजरी हो सकती है थोड़ी बहुत। अच्छा ओके ठीक है। अब इसको आप ये बताइए कि जैसे मैं टीम ए हूँ, आप टीम बी हो, हम दोनों ने टॉस किया। टॉस के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब टॉस होता है तो दोनों कैप्टन के हिसाब से पहले वो रेफरी खुद ही बोलेंगे कि कौन टॉस मांग रहा है, तो कोई भी मांग सकता है। जैसे बेसिकली मैं टॉस मांग रहा हूँ, तो टॉस हुआ, मैंने बोला हेड, और हेड आ गया, तो रेफरी मेरे को बोलेगा कि आप किक ऑफ लोगे या रिसीविंग लोगे। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं किक ऑफ लूँगा, तो आपको रिसीविंग मिलेगी, ठीक है। और आप टॉस आ रहे हो तो आपको पूछेगा रेफरी कि आपको कौन सा ग्रिड चाहिए, कौन सा साइड चाहिए, तो आपकी चॉइस है कौन सा साइड लोगे, उसके बाद गेम स्टार्ट होगा। तो टॉस कोई भी जीते, दोनों टीम के पास एक एक चांस होता है, वो अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकता है। पहले जो टॉस जीता है उसके पास रहेगा कि आप किक ऑफ कर सकते हो या रिसीविंग, और जो टॉस आ रहा है उसके ऊपर चॉइस होगी कि आप कौन सा ग्राउंड ले सकते हो। ठीक है, अगर मैंने किक ऑफ चूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा फिर? उस केस में होगा कि आपकी टीम किक ऑफ करेगी सेंटर से, और हमारी टीम रिसीव करेगी। हाँ। और ये फिर सामने वाली टीम ये डिसाइड करेगी कि मुझे किधर रिसीव करना है, ऐसा? हाँ। ठीक है, अगर मैंने रिसीव चूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा फिर? उस केस में फिर हम किक ऑफ करेंगे, आपकी टीम पूरी रिसीव करेगी, और मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सा एंड लेना है। हाँ, कौन सा साइड लेना है। अच्छा, तो मतलब दोनों केसेस में चांसेस दोनों के साथ 50-50। हाँ ओके ठीक है। अब बॉल सेंटर में रेफरी थ्रो करता है? नहीं, तो बॉल आपको सेंटर में रखी हुई मिलेगी। आपका अच्छा, वो रखा होता है वहाँ पे? किकर होगा, जो भी फ्लैप होगा वो उठा के किक ऑफ करेगा जिस साइड भी उसको करना है, और देन गेम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो किकर जो होता है वो आके किक करता है, और जो जिस लाइन की आप बात कर रहे थे उससे बाहर वो किक करता है? नहीं, जो हमारा सेंटर लाइन है वहाँ पर बीच में एक पॉइंट बना होगा, ठीक है। जैसे फुटबॉल में आपने देखा होगा बॉल रखा होता है, तो वहाँ से गेम स्टार्ट होता है, वैसे ही रग्बी में सेम बॉल आपको सेंटर में मिली होगी, वहीं से आपको किक ऑफ करना है, और वो किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो? किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, बट उस सेंटर लाइन के सामने में 10 मीटर की लाइन होगी, उस 10 मीटर के बाहर बॉल जानी चाहिए। अगर उससे पहले गिर गई तो वही शॉर्ट आर्म पेनल्टी मिलेगी, फिर स्क्रम या आप टैब स्टार्ट ले सकते हो। ओके, नहीं ठीक है, तो एक तो फाउल हुआ, उस लाइन की वजह से फाउल हो गया। हाँ। ठीक है, या तो मैं स्क्रम मांग सकता हूँ। हाँ। और दूसरा जो आप कह रहे थे टाइम स्क्रम, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो टैब अच्छा, टैब स्टार्ट। हाँ अच्छा, टैब, ठीक है। टैब स्टार्ट में क्या है कि आपको बॉल नीचे रख के आप उस बॉल में टच करके दोबारा उठा के पास करके खेल सकते हो। ओके, ऐसे है, या फिर आप स्क्रम ले सकते हो। ठीक है, ये दो चांसेस। ठीक है, अब मैंने वो स्टार्ट ले लिया। ठीक है, अब मैंने अपने टीम वाले को पास कर दिया। तो अब उसका नेक्स्ट काम ये है कि वो गोल पोस्ट के पास जा करके बस ट्राई के लिए अटेम्प्ट करे। और उस दौरान वो पासेस फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसको हमेशा पीछे ही पास करने। हाँ। और वो ये भी कर सकता है कि वो बॉल को हाथ में लेकर के आगे मार सकता है, किक कर सकता है, और पीछे से कोई एक प्लेयर आए जो उसको कलेक्ट करके फिर ट्राई के लिए ट्राई रख सकता है, या फिर वो खुद जाके कलेक्ट करके तो भी ट्राई रख सकता है। ओके, ठीक है, अब थोड़ा मुझे समझ आ रहा है। हाँ। अच्छा, ये ग्राउंड कितना लंबा होता है, कुछ आइडिया इसका? पूरा 100 मीटर का होता है ऐसे में, और ऐसे में 70 मीटर का होता है चौड़ाई में। लंबाई में 100 मीटर का होता है और चौड़ाई में 70। काफी बड़ा हो गया। हाँ, अच्छा, काफी बड़ा ग्राउंड होता है। हाँ, दोनों साइड पे पोल्स लगे होते हैं। राइट, और वही आपका सेक्शन होता है जिसके आगे कोई भी एक प्लेयर ट्राई कर वो एज के उसके
आगे जाके वो बॉल को रखना होता है, तभी ट्राई काउंट होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा कोचिंग सिनेरियो का बताइए, ठीक है? कोचिंग सिनेरियो इन द सेंस कि आप हैदराबाद हीरोज़ के लिए जब खेले तो वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स थे, उनका कोई कोचिंग मतलब टेक्निक या फिर कुछ वहाँ पे डिफरेंट था कंपेयर टू नेशनल जब आप खेलते हो या फिर इंटरनेशनल जब आप खेलते हो इंडिया की तरफ से? और डिफरेंस मेरे को एक ही चीज़ का लगा कि बेसिकली हम जब वहाँ पर खेलने गए थे तो सब अलग अलग कंट्री से आए हुए थे, कोई भी एक दूसरे को इतने अच्छे से जानता नहीं था। तो उन्होंने पहले हमारा कंबाइंड करवाया, काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाई ताकि हम एक दूसरे को जान सके। काफ़ी सारे जगह ले गए घुमाने, टूर करवाया ताकि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे के सामने अंडरस्टैंडिंग कर सके, तो इससे गेम में हमको हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली सबसे पहले ये करवाया गया हमको। और फिर जब हम ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग में भी ऐसे मतलब ड्रिल्स वगैरह करवाते थे ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, जान सके। तो इससे हम डे बाय डे बेटर होते गए और अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे जब ट्रेनिंग में। और कोच की तरफ से मुझे ये अच्छा लगा कि उनके तरफ से कभी भी किसी प्लेयर्स को प्रेशर नहीं था किसी भी चीज़ का। और बिल्कुल हमारे कोच एकदम फ्रेश माइंड, चिल माइंड के, किसी पे कोई दबाव नहीं, किसी को नेगेटिव कोई कुछ नहीं, एकदम सपोर्टिव कोच। ऐसा कोच मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हर एक जगह पर सपोर्टिव, कभी भी उन्होंने मेरे को पॉइंट नहीं किया, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप ये गलत कर रहे हो या वो गलत कर रहे हो। बस उन्होंने मेरे को अच्छा ही चीज़ें गिनवाई है कि आप ये हो, आपके अंदर ये है, आप ऐसा कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक प्लेयर को बूस्ट मिलता है, एनर्जी, कि यार कोच मेरे को ऐसा बोल रहे तो मेरे को और आगे जाना, अच्छा करना है। तो कोच की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। और जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा, कभी भी एक भी चीज़ के बारे में गलत नहीं बोला या ये नहीं बोला कि तू ये कर रहा है या वो कर रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है। कभी भी किसी भी प्लेयर्स ने ऐसा पूरे टूर्नामेंट में नहीं बोला। तो ये मेरे को डिफरेंस लगा कंपेयर टू इंडिया कैंप और आरपीएल कैंप में। अब डिस्कस करते हैं जावेद, इंजरीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की इंजरीज़ होती हैं और आपके साथ फिजियोज़ कैसे काम करते हैं, क्योंकि इस आपसे पहले मेरी बात अंकित भारद्वाज से भी हुई थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। बट एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से मैं एक इंजरी के बारे में समझना चाहूँगा कि आप लोग कैसे जेलअप करते हो और इंजरीज़ को कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो और किस किस टाइप की इंजरीज़ हो सकती हैं। बेसिकली तो जो रग्बी है एक बहुत कॉन्टैक्ट गेम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। और जब इंजरीज़ हो जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि ज़्यादातर इसमें इंजरी होती है हमारे शोल्डर डिसलोकेट होते हैं या फिर हमारा नी, एसीएल, पीसीएल कुछ भी ट्विस्ट हो जाता है। ज़्यादातर चांस यही दो चीज़ के हुए हैं, शोल्डर के और नी के। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसमें पूरे प्लेयर्स का 9 महीना या 1 साल पूरा इसमें रिकवरिंग में चला जाता है, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा है। क्योंकि एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले हमको उसकी एक्सरसाइज करनी होती है ताकि ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल जा सके। एंड देन जब ऑपरेशन होता है फिर उसके बाद 2 हफ्ते रेस्ट करो बेड, फिर उसके बाद आपका रिहैब स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है जब नी का और शोल्डर का होता है ज़्यादातर। और भी काफ़ी सारी इसमें इंजरी है देखा जाए तो। वैसे तो सभी स्पोर्ट्स में होती है बट इसमें जब होती है तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है हर एक इसमें। तो वही है कि जो हमारे पास फिजियो जो हमारे इंडिया कैंप में वो हेल्प करते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि कैसे करना है। या फिर हम खुद ही अपना पर्सनल किसी फिजियो को करते हैं बात कि ऐसे ऐसे है, तो वो बताते हैं। तो आप कुछ टाइम पहले जावेद बता रहे थे ऑफलाइन भी कि आपको एक इंजरी हुई थी शोल्डर के आसपास, बट आपने उसको ट्रीट नहीं करवाया और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो उसके बारे में एक बार बताइए। जब मतलब कि 2018 की बात है शायद, तो मैं दिल्ली हरिकेन्स जब हमारा टूर्नामेंट करवाता था तो क्लब टूर्नामेंट आपस में हम खेलते थे। तो मैं बीटी स्कूल गया था खेलने के लिए, तो वहाँ पर मेरा पहला टूर्नामेंट था उस क्लब की तरफ से।
तो जब मैं वहाँ पर खेलने गया था, तो वहाँ पर मैं पहली बार कॉन्टैक्ट खेला था, मैच सेवन्स का। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा लड़का था, तगड़ा सा, उसने उसको मैंने टैकल मारा था, तो वो मेरे शोल्डर पे गिर गया था, तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तो ये मेरा पूरा राइट वाला पूरा ये हाथ काम नहीं करता था, तो बिल्कुल हिलता भी नहीं था। तो मैं घर पर आया, तो मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने बताया मम्मी को कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा चोट लगा है, हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे हमारे मम्मी पापा फाइनेंशियली इतने थे नहीं, तो वो चाहते थे नहीं थे कि डॉक्टर के पास जाए, पैसे खर्च हो जाएंगे। इस चक्कर में उन्होंने मेरे से झूठ बोला, क्योंकि मैं छोटा था, इतना मेरे को पता भी नहीं था कि ये शोल्डर डिसलोकेट या क्या होता है। तो ये सब मेरी मम्मी ने छुपाया और बोला कि हो जाएगा कुछ दिन में ठीक। तो कभी कभी हल्दी वल्दी लगा देती, तेल में लगा के दबा देती थी। तो भाई मैंने भी सोचा हो जाएगा जब मम्मी बोल रही है तो। और फिर कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, ना डॉक्टर के पास लेके गई, ना किसी को दिखाया। तो ऐसे ही मैं 2 महीने 3 महीने तक मैंने इस हाथ से कुछ भी नहीं किया, बस एक स्ट्रेट हाथ रखा, और वो ऑटोमेटिकली 2-3 महीने बाद अपने आप ठीक हो गया। और जब मेरे लगा हुआ था, तो भी मैं एक हाथ से रग्बी खेलता था, लेफ्ट वाले हाथ से। अच्छा, तब भी आप खेलते थे? हाँ, मैं तब भी खेलता था, क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं पाता था। तो जो मेरे अंदर रग्बी के लिए वो बहुत बहुत कुछ है, इसीलिए मैं रग्बी खेलने पहुंच जाता हूँ जब भी मेरे को चोट लगे या कुछ भी लगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जावेद, अगर आपकी लाइफ में रग्बी नहीं होता तो जावेद हुसैन कौन होते? ये बताओ आप मुझे। अगर जैसे कि रग्बी नहीं होता, तो शायद मैं एक नॉर्मल इंसान होता, और मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर रहा होता, क्योंकि मेरी 12वीं हो चुकी है और मेरे को 2 साल हो गए उसके 12वीं पास करे हुए। और मैं जैसे मेरे दोस्त लोग अभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई एसी ठीक करता है, कोई कपड़े की शॉप पे काम करता है, कोई फ़ोन की दुकान पे काम करता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा होता, छोटा मोटा जॉब, ताकि अपने घर को संभाल सकूँ। क्योंकि पहले भी जब मैं खेलता था रग्बी, तो घर वालों ने बोला कि छोड़ दे, काम करना शुरू कर दे, 4 पैसे कमाएगा तो आगे जाके तेरे ही काम आएगा। बट मैंने वो सब नहीं सुना, और जब मैं रग्बी नहीं खेलता, तो उनके कहने पे फिर मेरे को चलना पड़ता, और मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर रहा होता। आज यहाँ पर नहीं होता मैं जो बैठा हूँ आपके साथ। ठीक है जावेद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे जैसे छोटे चैनल के लिए। मैं इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करूँगा। आशा करते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से निकल करके आएँ और हम उनको अच्छे से सपोर्ट करें, ताकि वो इनकरेज फील करें और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स को परसू करने के लिए उनको बहुत ही अच्छा हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।